दोस्तों, कहते हैं कि पथ पत्नी कितनी भी सुंदर हो, सुशील हो, लेकिन जब अपने पति अपने पत्नी को खूबसूरती देखता है तब तक तो अच्छी रहती है। लेकिन जैसे ही वो युवक अपने दूसरे पत्नी के नजर रखने लगता है, तब से ही अपनी पत्नी को काफिर भूल जाता है कि वो अपनी पत्नी आखिर किस हद तक है, कैसी है, क्या उसका रौनक है। सब कुछ त्याग देता है और इतना ही एक अपनी पत्नी को जलील करता है कि अपने ही पत्नी को ही ठुकरा देता है लोग। और नजर ये जो कहानी है, इस कहानी में भी सेम कुछ ऐसा ही होता है। अपनी पत्नी से हमेशा के लिए तलाक ले लेता है और तलाक लेने के बाद जब अचानक उस किसी शादी समारोह में मुलाकात होता है तो पति जो दुखद परिस्थितियां से झेल रहा था वो फुट फुट कर रोने लगता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम रामजी राज। दरअसल मैं बात कर रहा हूं 6 साल पहले की घटना। इसका खुलासा अब हुआ तो क्या इसका नतीजा निकला है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। जब पति पत्नी आपस में कुशल मंगल से जीवन व्यतीत कर रहे थे, काफी अच्छी तरीके से चल रहा था। उनमें एक युवक है, युवक का मैं नाम ले लूं, उनका नाम राजेश है। राजेश काफी होनहार, काफी चालाक और पैसे से भी काफी पैसे वाले हैं। इनका बिजनेसमैन है। ये एक कंपनी में एक कपड़े का मिल है, उससे अपना परिवार ही चलता है। इतना ही नहीं, जो कि 2-3 कारखाना भी खोल रखे थे। और इनकी शादी जो है, गांव वाले ने तरह तरह के लड़कियों को घर पे लाते, राजेश को पिता से बातचीत करते। राजेश ने इनकार करता है, लेकिन पिताजी ने बोलते हैं कि बेटा काफी दिन हो चुका है, शादी कम से कम कर लो। राजेश अपने पिता को बहुत चाहता था, जिस वजह से हर बात, हर खुशियों को, ख्वाहिशों को रखते हुए आज तक राजेश ने अपने पिता से नाराज कभी नहीं हुआ, हर बात को राजी होता गया। जब पिता ने अपने राजेश से शादी करने के लिए बात कहते हैं, राजेश ने शादी के लिए राजी हो लेता है। और जैसे ही राजी होता है तो कुछ दिनों के बाद इसकी शादी सेट की जाती है। अब ये सेट जो लड़की रहती है, उनका नाम हेमलता रहता है। हेमलता और राजेश के बीच में शादियां होता है। कुछ दिनों तक अच्छी तरीके से रहते हैं, जीवन व्यतीत करते हैं। दिन गुजरता चला जाता है। धीरे धीरे उस कंपनी में कई एक मजदूर के जरूरत था। एक लिस्ट निकालते हैं कि मुझे हेल्पर की जरूरत है। उस टाइम कुछ लड़के भी आते हैं, कुछ लड़कियां भी एग्जाम देते हैं उस कारखाने में कि मेरा सिलेक्शन हो जाए, 2 रोटी के खाना मिल जाए। इस कंपनी के माध्यम से बहुत लोग के सिलेक्शन होता है। उसमें से एक लड़की रहती है मधु। मधु का भी सिलेक्शन होता है। मधु ने एक नंबर कम आने की वजह से मधु को उस कारखाने से निकाला जाता है। मधु ने हाथ जोड़कर उस राजेश से विनती करती है कि सर मुझे रख लीजिए, क्योंकि मैं काफी गरीब लड़की हूं, हमारा रोजी रोटी कौन चलाएगा, हमारा पेट कौन पालेगा। आपका दुआ है, आपका आशीर्वाद है कि मुझे इस कंपनी में यदि रख लेते हैं तो मेरा जीवन, हमारा समाज, हमारा रिश्ते अच्छी तरीके से चलेंगे, अन्यथा हम टूट जाएंगे। और मैं पहले से भी टूट चुकी हूं, क्योंकि हमारे पास खाने के लिए एक दाने तक भी नहीं है। राजेश ने जैसे ही इस मधु की बात सुनता है, मधु के बात सुनते ही राजेश अपने ही अंदर दिल में बैठा लेता है। और मधु ही काफी होनहार, काफी चतुर और काफी खूबसूरत ऐसी लगती थी जैसे कि एक आम आसपास के लोगों से तमाम एक परी के रूप में आई हुई है इस कारखाने में। राजेश दिन प्रतिदिन सोचता है कि आखिर मैं करे तो क्या करे। हालांकि मधु को एंट्री राजेश ने ले लेता है। धीरे धीरे चाह जो है राजेश का उस मधु के ऊपर पड़ने लगता है। मधु भी काफी हंसमुखिया थी, कुछ भी बात करे तो हंस करके बोलती थी।
जिस वजह से मधु और राजेश में प्यार का एक दौरा पड़ जाता है और ऐसे हरकतें लग जाता है कि अपना बीवी को भी यानी कि हेमलता को भी छोड़ने के लिए एक प्लान रचता है राजेश ने। जब भी घर पे राजेश घर पे आता तो हेमलता से पहले जैसे बात होता था उस तरीके से बात नहीं करता, बल्कि खाना पीना खाता, अपना सोता, सुबह जैसी होता अपना कारखाना निकल जाता। हेमलता काफी परेशान होने लगती है कि आखिर क्या चक्कर है, क्या बात है कि पहले जितना हमारे साथ रहते थे, जितना हमारे साथ टाइम देते थे, जितना हमारे साथ कंपनियों के अलावा और मार्केट में और जगह जगह पर पार्किंग में घूमने के लिए जाते थे, आज क्या हो गया कि अब पहले के अपेक्षा अब हमारे ऊपर काफी कुछ फर्क नजर आ रहा है। इस बात की जानकारी हेमलता ने काफी प्रयत्न करती है पूछताछ करने के लिए, जानकारी लेने के लिए। दिन गुजरता चला जाता है। मधु जैसे ही टिफिन में अपना लंच लेकर आती है, जब खाने के टाइम रहता है तो राजेश भी अपना आता, साथ में ही बैठा करके दोनों आपस में बातचीत करते हैं, साथ में खाना भी खाते हैं। 1-2 घंटे लेट से भी मधु अपने काम पे हाथ बांटती है, फिर भी राजेश ने एक शब्द भी मधु के ऊपर नहीं बोलता। काफी कारखाने के कर्मचारी लोग भी समझ चुके थे कि हो ना हो कुछ ना दोनों के बीच में चाल जरूर है। जैसे ही दिन गुजरता है, ऐसे भी कहा जाता है कि जो दूसरे के चक्कर में रहता है वो खुद न खुद अपने ही चक्कर में ठोकर खा करके दर दर भटकता है। शायद इस कहानी में भी ऐसा ही हो जाता है। एक टाइम था, उस टाइम पे दीपावली के टाइम आ रहा था। दीपावली के टाइम पे हर कारखाना, हर घर से लेकर के पूरा हमारे इंडिया के तमाम लोगों ने काफी धूमधाम से दीपावली मनाते हैं। उस टाइम हम दीपावली के टाइम पे अब उसी कारखाना में राजेश का पूजा के टाइम के लिए काफी उत्सव मनता है। हेमलता जो रहती है वो घर से भी सज धज कर आती है और उधर मधु भी सज धज कर आती है। राजेश भी आता, कई कर्मचारी भी आते हैं। जैसी हेमलता मधु के ऊपर देखती है, देखते ही रह जाती है, आखिरकार ये मधु है कौन, अब इतनी खूबसूरत तरीके से सज धज कर इस कारखाने में क्यों आई है। जैसे कि लग रहा कि यहाँ के कारखाने के मालकिन मधु ही है। जैसी पूजा पाठ का काम प्रारंभ होता है, तब से ही हर काम में हाथ बांटने वाली मधु ज्यादा साथ निभाती है। हेमलता देखते ही रह जाती है। वहां पे तमाम लोग इकट्ठे होते हैं, जिस वजह से हेमलता ने राजेश को एक भी शब्द नहीं बोलती है। जब पूजा पाठ समाप्त होता है, संपन्न अच्छी तरीके से होता है, जैसे ही हेमलता घर जाती है, राजेश घर लौटता है। हेमलता ने राजेश से पूछती है आखिर क्या बात है कि मधु उस कारखाने में आई है और काफी रौनक दिखाई लगी कि वहां के परी वही है, वहां के कारखाना के मालकिन ही वही है। राजेश ने बताता है कि ऐसा कोई बात नहीं है, मधु कारखाना के एक कर्मचारी है, काफी वो गरीब परिवार से बिलोंग करती है, इसलिए मैंने रख लिया हूं। बातें चीतें काफी दिन तक चला जाता है। इतना चला जाता कि दिन प्रतिदिन कभी भी टाइम मिले राजेश ने अपने डिप्टी को छोड़कर मधु के घर जाते, वहां से अपने कमरे से बैठा करके बाइक पर शहर ले जाते, नए नए कपड़े भी खरीदते हैं। दिन गुजरता चला जाता है। हेमलता ने बोलती है राजेश से कि यदि कारखाना में मधु रहेगी तो फिर दिक्कत होगा, उसको निकाल दो, उसको दूसरे कारखाना में एडमिशन दिलवा दो। इस वजह से राजेश ने मना करता है कि नहीं, मधु एक गरीब फैमिली से बिलोंग करती है, इसलिए यदि मैं निकाल भी देता हूं तो मधु के 2 रोटी खाने के लिए अनाज भी नहीं रह पाएगा। जिसके कारण राजेश और हेमलता के बीच में लड़ाइयां हो जाता है। जो पति पत्नी के रिश्ते अच्छी तरीके से चल रहा था, गुजर रहा था, दोनों के बीच में लड़ाई झंझट होने के वजह से दोनों अलविदा हो जाते हैं। अब इतना ही नहीं,
इन दोनों ने अपने कोर्ट जाते हैं और कोर्ट से बॉन्ड पेपर बनवाते हैं कि हम लोग को तलाक चाहिए। वहां के तमाम लोगों ने और बड़े अधिकारी ने, जज ने लाख समझाते हैं, लेकिन दोनों ने मानते नहीं हैं। हालांकि हेमलता मानती है कि मुझे तलाक न चाहिए, हम साथ ही रहेंगे, लेकिन राजेश हेमलता की एक नहीं सुनते हैं और तलाक दे देता है। और तलाक देने के बाद हेमलता अपने मायके चली जाती है। वहीं पे कारखाने में रहने वाले मधु और राजेश हमेशा साथ रहते हैं। काफी दिनों से चलता रहता है और एक दिन मधु के शादी का टाइम फिक्स किया जाता है। घर वाले ने शादी कराने के प्लान रचते हैं। उस तारीख में के टाइम पर शादी होना था। उनका कार्ड भी मधु का छप चुकी थी। उस कार्ड को मधु ने अलग अलग रिश्तेदारों में, अलग अलग सहेलियों को देती रहती। वहीं पे मधु ने अपने कार्ड को ला करके राजेश के पास सौंपती है। राजेश ने बोलती ये क्या है? राजेश ने पूछते ही मधु बोलती है कि ये मेरी शादी का कार्ड है, टाइम फिक्स हो गया है, अब मेरी शादी होगी। जैसे ही राजेश सुनता है, सुनते ही उसका अंदर से ऐसा एक खलबली मच जाता है कि आखिर मैं अब करे तो क्या करे, कैसी शादी? मैं तो आपसे शादी करने के लिए अपने पत्नी को तलाक दे दिया, अपने घर परिवार को बर्बाद कर दिया। आखिर क्या चाहती हो? आपने, तुम्हारे चक्कर में मैंने अपने हेमलता को हमेशा के लिए अलविदा कर दिया हूं, अपने उसके मायके भेज दिया हूं। अब मैं रहूंगा तो किसके साथ रहूंगा? जो भी मैं समय व्यतीत करूंगा मैं तुम्हारे साथ ही करूंगा, तुम मेरे से ही शादी करना। मधु ने जवाब देती है कि जब आप खुद अपनी पत्नी को अपने साथ नहीं रखे हैं तो क्या गारंटी है, क्या एक फिक्स है कि सात जीवन, सात फेरे जब लिए जाएंगे उस सात फेरे में हमेशा जीवन भर मुझे साथ रखोगे? इस बात की जानकारी जैसे ही राजेश सुनता है उसके अंदर में एक तिल का तार बन जाता है, जैसा मानो उसके अंदर कांटे का खून भी न हो, उस तरीके से इसके अंदर चुभता है, काफी भटकने लगता है। अब कुछ दिन बीतने के बाद मधु की शादी होती है। राजेश भी पहुंचता है, वहां पे काफी रोने लगता है। जैसे ही अपने कारखाने में आता, अकेले बेचारा मासूम रहने लगता राजेश ने। रहने के बाद एक दिन के टाइम था कि राजेश के पास एक कार्ड पहुंचता है उसके दोस्त के यहां से कि हमारे शादी है, उसी शादी में आना है, आकर के अपने शादी धूमधाम से मनाया जाएगा। राजेश को कार्ड मिलता है, वो भी कार्ड का जो टाइम था शादी विवाह का उसका इंतजार करता है। जैसे ही शादी होता है, शादी होने के बाद उसका बारात, जैसे ही उसका शादी हो रहा था उसके तिलक चढ़ा। जब उस युवक का, उस लड़के का जब बारात निकलने वाला था तो काफी लेडीज लोग ने, काफी घर के रिश्ते वाले लेडीज ने और आसपास के तमाम महिलाओं ने मुहूर्त निकाल रहे थे, गीतें गा रही थी, काफी चावल के छिड़के भी छिड़क रहे थे। तभी राजेश पहुंचता है दरवाजे पर, काफी लड़कियों को देखता है। उसी में से एक हेमलता रहती है, हेमलता भी गीत गाती है। राजेश ने ही बगल से देखते रहता है कि पहले तो हेमलता मोटी थी लेकिन अब हेमलता दुबली हो चुकी है, आखिर क्या बात है? हेमलता भी काफी अपने राजेश से अलविदा होने के बाद काफी टूट चुकी थी। और इधर राजेश भी अपना मधु से शादी करने के लिए प्लान जो रचा था, मधु ने इनकार किया, जिस वजह से राजेश के भी कारखाना डूब चुका था, काफी कर्ज में हो गया था। राजेश भी दर दर कर भटक रहा था।
जैसी देखता है राजेश ने, राजेश और हेमलता एक दूसरे को काफी देर तक देखते रहते हैं। इशारा करता है कि साइड में आओ। हेमलता समझ जाती है। जैसे ही साइड में आते हैं, हेमलता ने अपने सहेलियों से बोलती है कि दरअसल मेरा जो शादी हुआ था राजेश से, राजेश इस शादी में आया है, मुझसे बात करना चाहता है, आखिर मैं करूं या ना करूं। हेमलता ने डरती हुई अपने गार्जियन को नहीं बताती है। इस बात की जानकारी सहेली को देती है। सहेली ने बोलते हैं कि आपके दरवाजे पर आए हैं, आपके रिश्तेदार के दरवाजे पर आए हैं, इसलिए आपका फर्ज बनता है कि राजेश से बोलने का, तभी राजेश कुछ बोल पाएगा, उसका इज्जत करने का। कितना भी अलविदा कर दिया है, लेकिन राजेश तुम्हारा पति था। इस वजह से हेमलता जाती है राजेश के पास। हेमलता ने बोलती है, मम्मी पापा कैसे हैं, आप कैसे हो। इस बात की जानकारी जैसे ही राजेश सुनता है, राजेश आंसुओं से भर कर रोने लगता है। बोलता है कि हमारी बातों को भूल जाओ, हम कैसे हैं, हम इतने हालात में नीचे गिर चुका हूं कि मैं आगे उठने लायक भी अब नहीं हूं। मैं अब रहूं तो कैसे रहूं। बताता है क्या बात है। बात थी कुछ ऐसा है वहां पे, और भीड़ लग जाता है, जिस वजह से राजेश ने पूरी बात बता नहीं पाता है। साफ साफ बोलता है कि क्या आपका नंबर मिल सकता है। हेमलता ने बोलती है कि नहीं, मैं तो नंबर नहीं दूंगी, लेकिन चाहो तो आप नंबर दे दो। जैसे ही मेरा टाइम मिलेगा मैं आपके पास कॉल करूंगी और आपसे बात कर लूंगी। राजेश ने हेमलता को नंबर देता है। 2-4 दिन के बाद समय गुजरता है। जैसे ही टाइम मिलता है, हेमलता ने कॉल करती है राजेश के पास। राजेश से बातचीत होता है, दोनों आपस में बातचीत करते हैं। बातचीत करने के बाद एक पार्किंग में बुलाते हैं। वहां पे पार्किंग में जैसे ही पहुंचते हैं, दोनों आपस में बातें चीतें करते हैं। क्या बात है। राजेश ने बोलता है कि मैं एक मधु से प्यार कर बैठा था, जिस वजह से है आपको मैंने ठुकरा दिया हूं। अब मधु भी हमसे शादी नहीं करी, वो भाग गई और दूसरे लड़कों से गार्जियन ने शादी कर दिया है। आखिर अब करे तो क्या करें। एक घटना जो है दिल्ली प्रदेश का है। दिल्ली प्रदेश का गुरुग्राम इलाका लगता है, उसी इलाके का है। इसमें हेमलता जो बोलती है कि मैं क्या कर सकता, गलती आपकी है, मेरी तो गलती नहीं। आपने मारा भी, ठुकराया भी, मैंने कुछ भी नहीं बोला, मैं घर आ गया, अब मैं क्या कर सकता हूं। जैसे ही सुनता है, काफिर राजेश ने बोलता है कि कितना भी लाख गलती हुआ है मेरा ही, सारा गलती का भुगतान जो भी है मैं हूं। इसलिए हमारी जो घर है काफी उजड़ चुकी है, बगिया उजड़ चुका है, उस बगिया को फिर से सजा लो, फिर से उस ऐसी रौनक भर दो ताकि हमारा घर का उज्ज्वला शक्ति और भर सके, हमारा खुशियों में थोड़ा चार चांद लग सके। हेमलता ने बोलती है ठीक है, कुछ दिन का टाइम लेते हैं, 1 सप्ताह का दोनों टाइम लेते हैं। जैसी हेमलता घर आती है, अपने गार्जियन को खबर देती है कि ऐसी सी बात है। गार्जियन को खबर मिलते ही राजेश के तमाम रिश्तेदार को भी खबर हेमलता के परिवार वाले ने देते हैं। दोनों आते हैं, आपस में बातें चीतें करते हैं। बोलते हैं कि अबर में जो दोनों साथ रहेंगे, लेकिन ऐसे नहीं रहेंगे, कोर्ट के माध्यम से होगा। अब ऐसे जो मार फटकार बराबर प्रॉपर करते रहता था राजेश ने, ऐसे नहीं करना होगा। बॉन्ड पेपर बनाया जाएगा, इसके बाद ही मैं राजेश और हेमलता के बीच में संबंध संपन्न करेंगे। अन्यथा हेमलता जैसी हमारे घर में रह रही है वैसे ही रहेगी, बल्कि दूसरे से शादी करा देंगे, अच्छी तरीके से जीवन व्यतीत करेगी। राजेश ने सुनते ही रोने लगता है। राजेश ने बोलता है कि जो भी बात है, मैं आप लोग के हर बातों को इग्नोर नहीं करता हूं, हर बात को एक्सेप्ट करता हूं।
जैसी कहो वैसे मैं मंजूर करता हूं। जो भी मैंने शराब करता, जो भी नशे करता हूं, मैं सारे नशे को भूल जाऊंगा, मैं कुछ भी नशा नहीं करूंगा। राजेश तमाम लोगों को, तमाम रिश्ते के बीच में, जनता के बीच में जो बयान दिया उसका रिकॉर्ड की जाती है, बॉन्ड पेपर बनाया जाता है, कोर्ट में जाते हैं, इस पे बॉन्ड पेपर बनता है और दोनों के फिर से उसी घर में जिस गति से, जिस रफ्तार से जो घर में खुशियां दौड़ रही थी, कारखाना चल रहे थे, धीरे धीरे चलने लगता है। दोस्तों, इस कहानी के सुनने के बाद आपको क्या याद आया, कैसा ख्याल आता है कि अपनी पत्नी को, दूसरे पत्नी को चक्कर में अपनी पत्नी को ही भूल जाते हैं? क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, इस पर जरा सा भी लोग फर्क नहीं समझते हैं। इसके बारे में आप क्या संदेश देते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब इन दोनों के प्रति जो हुआ, इसके बारे में आप क्या राय देते हैं, जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। ये घटना जो है आप लोग का परेशान करना और दिल दुखाना नहीं है, बल्कि सचेत करना है, जागरूक करना है कि ऐसे क्राइम, ऐसे अत्याचार, ऐसे बलात्कार दिन प्रतिदिन इंडिया में बढ़ता जा रहा है। आखिरकार ऐसे कंट्रोल कैसे किया जा सके, कैसे कंट्रोल हम कर सकते हैं, इसके बारे में आप अपने गवर्नमेंट से, अपने सरकार से, अपने जनता से क्या उम्मीद रखते हैं, जरूर बताएं। और जाते जाते जो भी कमेंट में नाम देंगे उनका मैं नाम लूंगा। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।